डाला मुझे, तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज आखिरकार बात करेंगे बजट की बहस के हवाले से, क्योंकि आखिरकार 3 दिन की हल्लड़बाजी के बाद, हंगामा आराई के बाद, गालम गलोच, लड़ाई मार कुटाई, धींगा मुश्ती, जो पूरा ऐवान कौमी असम्बली का जिस तरह से एक तूफान बदतमीजी का मंजर पेश करता रहा पिछले 3 दिन, जो बहुत शर्मनाक, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल हुई। पूरे पाकिस्तान से इसकी मसम्मत हुई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पार्लियामान की, पाकिस्तान के सियासतदानों की, पाकिस्तान के नाम की जग हसाई हुई। उस 3 दिन के बाद आज तूफान कुछ थमा, हुकूमत और अपोजिशन ने आपस में मामलात बेहतर कर लिए और आज आखिरकार अवाम के लिए वो पार्लियामान के जहां पे अवाम अपने वोटों से मुंतखब करके अपने नुमाइंदों को, सियासतदानों को भेजते हैं, जहां पे अवाम के मसाइल के लिए, अवाम की रिलीफ के लिए बात होनी चाहिए, वहां 3 दिन की लड़ाई मार कुटाई, हंगामा आराई के बाद आज चौथे दिन आखिरकार अवाम के लिए बात का आगाज हुआ। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर, उन्होंने भी अपनी तकरीर कर ली, कोई हंगामा नहीं हुआ। हुकूमती बेंचेस ने भी अपनी अपनी तकारीर कर ली, कोई हंगामा नहीं हुआ अपोजिशन की तरफ से। लेकिन क्या यहाँ पे शुक्राने के नफल पढ़ के, मट्टी मलिया मेट करके, मिट्टी पाओ कसम का एटीट्यूड, रवैया अपना के आगे बढ़ जाना चाहिए कि जी जो हुआ सो हुआ, अब चलें आगे चलें, ख़त्म करें, मिट्टी डालें, या पिछले 3 दिनों से सबक सीखना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान का आला तरीन, पाकिस्तान का मुकद्दस तरीन ऐवान, वो ऐवान के जिसको पार्लियामान, जिसको आइन सुप्रीम कहता है, उस पार्लियामान की जो इज्जत की और तकद्दुस की धज्जियां उड़ाई गई, तो इसका जिम्मेदार कौन था? क्या इसका तायुन किए बगैर आगे बढ़ा जा सकता है? और आगे बढ़ने के लिए गारंटी क्या है कि आइंदा ऐवान में इस किस्म का माहौल क्रिएट नहीं होगा? इसी बुनियादी सवाल से आज प्रोग्राम में डिबेट का आगाज करेंगे कि तूफान तो थम गया, लेकिन क्या गारंटी है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हुकूमत जिम्मेदारी लेगी? क्या अपोजिशन जिम्मेदारी लेगी? क्या नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदारी लेंगे कि आइंदा ऐवान में ये मनासिर जो हैं ये देखने को नहीं मिलेंगे और आइंदा इस तरह से पाकिस्तान के सियासतदानों की, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की, पाकिस्तान के मुंतखब ऐवान की, पाकिस्तान के अवाम की तौहीन नहीं होगी? इसी पर, इसी एक नुक्ते पे, 1 पॉइंट क्वेश्चन पे, 1 पॉइंट एजेंडे पे डिबेट का आगाज करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिस्कशन एंड डिबेट के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास 2 बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं, 2 बड़ी जमातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म साहब के बड़े काबिल एतमाद साथी हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम के सरबराह हैं जनाब उस्मान डार साहब, और मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं मंझे हुए सीनियर मरकजी सरकर्दा बड़े काबिल एहतराम रहनुमा हैं, साबिक विफाकी वजीर रह चुके हैं, आबिद शेर अली साहब। उस्मान डार साहब, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, क्योंकि आप हुकूमत से हैं, तो पहला सवाल आपसे, जो पिछले 3 दिन ऐवान में हुआ, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए क्या आपकी हुकूमत, क्या आपकी जमात ये जिम्मेदारी लेगी कि आइंदा इस किस्म का माहौल कौमी असम्बली में, ऐवान में, सेनेट में कहीं पर भी नहीं होगा? आप लोग जिम्मेदारी लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो गरीदा मैं ये कहूँगा कि क्यों हुकूमत चाहेगी कि अवान का माहौल ख़राब किया जाए? हुकूमत को तो सूट ही नहीं करता अवान के अंदर जिस तरह की आपने बताया कशीदगी थी, हुल्लड़बाजी थी, जिस तरह के हालात थे। ये मैं समझता हूँ कि हम सब के ऊपर, तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में बैठी हैं, इज्तिमाई जिम्मेदारी है, हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐवान को पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाएं। अपोजिशन का काम है अवाम के मसाइल की निशानदेही करना, हमारा काम है, हम हुकूमत में हैं, मैं आज आपके प्रोग्राम में उनके हल की बात करूं, हम अवाम को क्या रिलीफ देने जा रहे हैं, क्या हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या डेवलपमेंट की जा रही है, ये डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में। लेकिन मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपने दुरुस्त फरमाया, एक अफसोसनाक, शर्मनाक अमल था, वाकया था। और 2 चीजें, एक जिस तरह के इमेज ऑप्टिक्स कह लें, जो मैसेज हमने दुनिया को दिया, पाकिस्तान किस मुश्किल वक्त से गुजर रहा था और गुजर रहा है मुआशी एतबार से भी, और जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी हमें मिली और उसको लेके हम आगे बढ़े। और दूसरी तरफ अवाम, वो पिसे हुए लोग, गरीब लोग, जो ये सोचकर
वोट देकर पार्लियामेंट को, MNAs को असेंबलियों में भेजते हैं कि वो उनके आवाज उठाएंगे मसाइल की, और जिस तरह के हालात चल रहे थे, जिस तरह की बजट की कापियां उछाली जा रही थी, वो लोग किस हद तक महसूस हुएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हुकूमती सफ़ों में से ना हम पहले इस तरह के अमल के रवादार थे, ना ऐसे किसी अमल को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन मुझे इसलिए आपको तारीख में ले जाना पड़ रहा है कि पहले दिन से ही गरीदा अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच में गुलगपाड़ा किया, हुल्लड़बाजी की। लेकिन उस्मान डार साहब, आप एग्री करेंगे वो जस्टिफाई नहीं करता, वो सब कुछ अपोजिशन जो भी करती रही वो जस्टिफाई नहीं करता। जो अली नवाज अवान ने किया, जो आपके अपने विफाकी वुज़रा, आपकी काबीना में आपके साथी जो कुछ करते रहे, ये जस्टिफाई नहीं करता। मेरा बड़ा सिंपल सवाल था कि क्या कुछ भी जस्टिफाई नहीं करता। मैं जस्टिफिकेशन नहीं देना चाह रहा हूं, मैं ये समझता हूं, देखिए पहल तो इन्होंने की, आज हमने पहल की है कि आप लोगों ने, हमने सबने मिलके चलना है, अवान को बेहतर तरीके से चलाना है, अवान का माहौल खराब नहीं करना। और मैं ये उम्मीद करता हूं अच्छाई हुई तो उसकी पहल आपने की, बुराई हुई तो उसकी पहल ऑपोजिशन ने की, राइट? नहीं, मैं समझता हूं, देखें मैं समझता हूं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी, हम पहल करें, हम आगे बढ़े। देखें अपोजिशन कहती है जी हमें दावत नहीं देते, कई बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा आए जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे मिलकर काम कर लेते हैं, स्पीडी जस्टिस पे काम कर लेते हैं, अवाम की फलाह बहबूद पे काम कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कौमी सलामती को एक तरफ रख कर गरीदा अपोजिशन अपनी जाती सलामती की बातें करे या गारंटियां मांगे, तो इधर फिर क्या बात की जा सकती है? आपके सामने फैटफ में क्या हुआ, बाकी दीगर दिनों में क्या हुआ? यहाँ तो मैं आपसे एक गारंटी का सवाल, यहाँ तो मैं आपसे एक छोटी सी गारंटी का सवाल कर रही थी कि क्या आपकी हुकूमत, आपकी जमात गारंटी देती है कि आइंदा ऐवान में आपकी तरफ से पूरी जिम्मेदारी से देखें, हम तो आपको मैं कह रहा हूं कि हुकूमत को तो सूट ही नहीं करता गरीदा ऐसे हालात। जो जिस तरह का माहौल था, हुकूमत कोई भी हुकूमत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत, PMLN की भी हुकूमत माजी में रही है, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी हालात खराब हो। अपोजिशन के बेंचों से जरूर माजी में भी हम देख सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन अगर ये आगे से नाजेबा अल्फाज हमारी खवातीन को, मलिका बुहारी आपके सामने है, उसको आंख पे इन्होंने फाइल मार दी है, अगले दिन अकरम चीमा मैंने उसको सैनिटाइजर मार दी है, तो ये चीजें जिस तरह का एक इनका रवैया था बिलखसूस PMLN का, और फिर बाद में मुझे ये अफसोस है, मैं उम्मीद करता हूं कि आबद शेर अली की जब बारी आएगी तो ये जरूर कंडेम करेंगे रुहेल असगर को, जिन्होंने कहा कि पंजाब का कल्चर है गालम गलोच। आबद शेर अली का ताल्लुक भी पंजाब से है, मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है। गरीदा, हमारे बड़ों ने हमारे घरों में ये कल्चर तो नहीं है कि गालम गलोच चल रही है, खवातीन को गालियां निकाली जा रही हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बजाय कि आप अपने अल्फाज वापस लें, बजाय कि आप इस बात पे कौम से माफी मांगे, उल्टा आपने कह दिया जी पंजाब का ये कल्चर है। मैं समझता हूँ रुहेल असगर साहब को पूरे पंजाब से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने पंजाब के 12 करोड़ अवाम की तहजीक की ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके। तो जब ऐसे लोग इस बात पे नादम नहीं होंगे कि हमने क्या अल्फाज का चुनाव किया और उल्टा उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं, ये आपका फेयर पॉइंट है। मैं ये समझ, लेकिन वही गालियां, उसी किस्म की गालियां अली नवाज अमान साहब ने भी निकाली, उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल गलत था, किसी पार्लियामेंटेरियन का काम नहीं है। एक MNA जिसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, उनके ऊपर बार सबसे ज्यादा है, चाहे वो PTI का है, ट्रेजरी बेंचेस से है, चाहे PMLN का है, चाहे पीपल्स पार्टी का। हम लोगों को खुद को एग्जाम्पल बनाना है, कौम हमारी तरफ देख रही है। हमें किसी ऐसे अल्फाज का चुनाव करना नहीं चाहिए जिससे अवाम मायूस हो, जिसपे गलत मैसेज दुनिया में जाए कि ये लोग हैं जो पार्लियामेंट में आए हैं इलेक्ट होकर, किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, हम अपने आने वाली नस्लों को, नौजवानों को, यूथ को क्या पैगाम दे रहे हैं। तो ये है जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीकेकार। दैट्स द बेसिक पॉइंट एंड थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस उस्मान डार साहब। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मेरा वही सवाल, आपने जिम्मेदारी नहीं ली आइंदा की, आपने उसको भी क्लिप कर दिया, कंडीशनल कर दिया कि जी अगर ऑपोजिशन ऐसा नहीं करेगी। जिम्मेदारी देखिए गरीदा, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन अगर पहल, मुझे आप बताए ना गरीदा, अगर पहल ये करते हैं फिर आप क्या कहती हैं? हम फिर खामोश रहे? बिल्कुल, ये हमारी खवातीन को गालियां निकाल रहे हो, रिटेलिएशन फिर आती है। देखिए सर, आपको तो सूट करेगा ना कि नून लीग गंदी होती है, आपको तो सूट करेगा, बजाय इसके कि आप लोगों की वीडियोस बनना शुरू हो जाए, आपको तो सूट करेगा, आप उनकी वीडियोस बनाइएगा। लेकिन देखें गरीदा, देखिए गरीदा, कोई देखिए गरीदा, कोई भी गैरतमंद शख्स
جب اس کی خواتین کو بالخصوص گالیاں دی جا رہی ہوں، نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں، چلیں باقی چلتا ہے جو عوام میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن آپ خود دیکھیں ہماری MNA جاتی ہیں، وہ ادھر کھڑی ہو کے انہیں کہتی ہیں بھی گالیاں نہ نکالیں، ویڈیو بنانے کی کوشش کرتی ہیں، فائل منہ پہ دے مارتے ہیں. اس کو بھی ایک کوئی لمٹ بھی ہے. انف از انف. یہ نہیں کہ آپ بالکل اس کا جواب لیتے ہیں عابد شاہ علی صاحب سے. عابد شاہ علی صاحب، آپ نے عثمان ڈار صاحب کی بات سن لی. میرا بنیادی سا سوال ہے، عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ذمہ داری لیتی ہے کہ آئندہ قومی اسمبلی میں اس قسم کی ساری یہ ہنگامہ ہلڑ بازی نہ ہو، لیکن اگر اپوزیشن نے کیا تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر ریٹیلیٹ کریں گے. تو کیا اپوزیشن ذمہ داری لیتی ہے کہ آپ لوگ پہل نہیں کریں گے آئندہ ایوان کا ماحول بگاڑنے کے لیے؟ بہت شکریہ غریدہ، آپ نے یہ اس ٹاپک پہ بات کی. آپ دیکھیں کہ جب ہماری حکومت تھی، مفتاح اسماعیل کا آپ گوگل کریں ذرا، ان کی ہلڑ بازی کریں. عابد شیر علی صاحب کی آواز مجھے کم آ رہی ہے، پلیز یہ اونچی کروا دیں. کس قسم کی طوفان بدتمیزی، کس قسم کی طوفان بدتمیزی جب مفتاح اسماعیل نے بجٹ پیش کیا، جب اسحاق ڈار صاحب بجٹ پیش کرتے تھے تو انہوں نے طوفان بدتمیزی اس وقت بھی ادھم مچاتے تھے یہ عوام کے اندر. آپ دیکھیں اس وقت بھی لڑائی ہے جب آخری بجٹ پیش کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے. تو یہ آپ یہ عثمان ڈار صاحب بتائیں گے کہ اپنے ان کے اراکین پارلیمنٹ کو وسلے کس نے فراہم کی؟ کیا عثمان ڈار صاحب بجائیں گے کہ وہ جو بینڈ باجے جو باجے لے کر آتے ہیں آپ کے اراکین کے پاس، وہ باجے کہاں سے آئے؟ آپ حکومت میں تھے کہ وہاں پہ کسی کی شادی بیاہ پر آپ وہ جو ہوتے ہیں بانڈ بازی کرنے کے لیے وہ آئے تھے؟ میں آپ سے وہ فیکٹس پہ بات کروں جو میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، پوری پاکستان کی آنکھوں نے منظر دیکھا. پھر علی امان اس نے اتنی گندی باتیں کی کہ کیا ڈار صاحب آپ کی ماؤں بہنوں نے وہ گالیاں نہیں سنی؟ کیا آپ نے اس کو رکنیت سسپینڈ کی؟ یہ نواز شریف صاحب نے اس وقت بڑے کڑوے ڈسیزن دیے. ماضی میں ہمارے پرویز صاحب تھے، ان کی جعلی ڈگری تھی پنڈی میں، ان سے بھی ریزائن دیا. انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی. نواز شریف صاحب نے اپنے رویے کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ آپ نے خواتین کی عزت کی بات کی. آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جس طرح آپ نے اسٹیج پہ کلثوم نواز صاحبہ کی مرحومہ کی بیماری کا مذاق اڑایا، جس طرح آپ نے ان کی تضحیق امیز الفاظ میں آپ کے لیڈروں نے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جس طرح اس عظیم خاتون کے اوپر خلاف آپ نے بس زبانی کی، تو یہ ہے آپ کا مورل، یہ آپ کی مورل ویلیوز ہیں. تو یہ آپ کو اپنے گریبان پہ جاگنا ہوگا. کیا آپ نے ماضی میں وہ کام کیا؟ اور آپ مجھے بتائیں کہ باجے کہاں سے آئے؟ آپ مجھے بتائیں وسلز کہاں؟ آپ کے فورن منسٹر، ایک ڈیکورم ہوتا ہے فورن منسٹر کا، فورن منسٹر اوپر کھڑا ہو کر پرووک کر رہے ہیں آپ سب کو کہ جی آپ شہباز شریف کو اسپیچ نہیں کریں. آپ تیاری کے ساتھ آئے تھے. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. یہ ہمارا حق ہے. جب عوام کے پاس 22 روپے کی بجلی کے یونٹ جو ہماری حکومت میں 7.5 روپے کا تھا، آپ کی حکومت میں 22.5 روپے کا، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ عوام کے لیے ہم احتجاج کریں. آٹے کے تھیلے کی قیمت جب 560 روپے کی تھی ہمارے حکومت میں 20 روپے کلو والے، آپ نے وہ 1600 روپے میں کیا. ہمارا حق بنتا ہے پاکستان کی عوام کے لیے وہاں پہ آواز کو بلند کریں. ہمارے دور میں چینی 55 روپے کی فی کلو تھی، آپ کے دور میں وہ چینی 110 روپے کی کلو کی ہوئی. ہمارا حق بنتا ہے اس عوام میں آپ جیسے کرپٹ مافیا کو بے نقاب کرے. ہمارے حکومت میں پیٹرول سستا تھا، ندیم بابر اربوں روپے کا ٹیکہ لگا کر پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مار کے گیا. ہمارا حق بنتا ہے کہ پاکستان کی جو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارا گیا اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ نے ادویات کی قیمت مہنگی کر دی. ہمارا حق بنتا ہے کہ فلور کے اوپر ادویات کی بات کریں. آپ نے سی پیک کو بند کر دیا. ہمارا حق بنتا ہے پاکستان کی عوام کے لیے سی پیک کے لیے احتجاج کریں. آپ ہماری زبان بندی مسلوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ ہماری زبان بندی نیب کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ ہماری زبان بندی یہ آپ نے جو بدماشی کی اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. دیکھیں غریدہ اپوزیشن کا کام ہے. جب پاکستان میں مہنگائی ہو، غریب مرے، غریب سسکتا مرے، دوائیں ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے. یہ جب بات کرتے ہیں اسپیڈی جسٹس کی، ایک سیکنڈ، اسپیڈی جسٹس کی بات کرتے ہیں،
NRO देते हैं जहांगीर तरीन को जिसने अरबों रुपए चीनी के अंदर कमाए, ये NRO देते हैं खुसरो मुख्तियार को जिसने अरबों रुपए का टीका आटे में लगाया। ये बात करते हैं स्पीडी जस्टिस की, ये फिर जजेस को धमकाते हैं, जजेस को अपने काबू में करके हमारे खिलाफ फैसले दिलाने की कोशिश करते हैं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये मैं नहीं कहता। अरशद मलिक ने, जज अली अरशद मलिक मरहूम ने कहा कि किसने कैसे इंसाफ की तजवीज़, तो हमारा लीडर हक बनता है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करे। आबिद साहब, ये ठीक आपकी बातें जितनी भी हैं, आपके सियासी बयानात हैं, आपके सियासी शिकवे हैं, गिले शिकवे हैं, आपको विक्टिम होने का जो है ना एक एहसास है, उसका आप इजहार भी कर रहे थे। हक बनता है आपका कि आप पार्लियामान में महंगी बिजली के, महंगी चीनी, महंगे आटे, आवाम को जो मसाइल हैं उन पर बात करें, लेकिन जो शेख रोहेल असगर ने बातें की, वो हक पहुंचता है क्या आपकी जमात को कि वो इस किस्म की गालियां निकाले? क्या उनके खिलाफ कोई जमात के अंदर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? और उस्मान डार साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आबिद साहब कंडेम करेंगे शेख रोहेल असगर। आई एम श्योर कि आप कंडेम करेंगे। सुन लें, मैं अपनी माओ बहनों की गालियां खाने के लिए नेशनल असेंबली में नहीं आता, मैं अपनी माओ बहनों की गालियां खाने के लिए टीवी प्रोग्राम पे नहीं बैठता, मैं अपनी अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए बैठता हूँ। जब आप मेरी माँ को गाली देंगे, जब आप मेरी बहन को गाली देंगे, जब सरेआम अली नवाज मेरी माँ बहन को गाली देगा, तो आप चाहती हैं कि मैं फूलों का टोकरा पेश कर दूं? आप मुझे रोहेल असगर की कोई गाली की वीडियो सुना दें। और सुन ले मेरी, मैं आपकी बात की, मैं बिल्कुल उस पे आ रहा हूँ। मुझे बताएं कि जो जुबान वो गंडापुर जिसका वो मोटरवे के ऊपर वो शायद वो जो शराब की बोतलें पकड़ी गई थी वो शायद में तब्दील हो गई थी, वो गुजरा टेबल पे चढ़ के माओ बहनों की गालियां दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर किताबें मार रहे हैं। आप माओ बहनों की गाली तो आप मेरे से खरीदा कि मैं आपको वहां पर आप मुझे बताएं कि मैं आपकी वहां पर तारीफ करूंगा? मैं गाली अपनी माँ बहन के लिए अपनी गर्दन कटवा सकता हूँ, मैं अपनी माँ बहन की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। आबिद साहब, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आबिद साहब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि अली नवाज अवान ने गालियां दी, तो उसके जवाब में शेख रोहेल ने जो किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया, वो रिएक्टरी था, रिएक्शन में था। वो देखें, मैंने जो गरीदा आपको पहले कहा कि मैं अपनी माँ बहनों की गालियां खाने के लिए अवान में नहीं आता। अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा, मैं उसको सर झुका के नहीं कहूंगा कि मुझे और मारो, ये नहीं हो सकता। आप हुकूमत में थे, आपको तदब्बुर और तहम्मुल के साथ मैंने आपको माजी की मिसाल दी। आबिद साहब फर्ज करते हैं, आबिद साहब फर्ज कर लूंगा, एक सेकंड मैं विटनेस हूँ और भी अरकान वहां पे विटनेस है। शीरी मजारी ने बजट की स्पीच मिफ्ता इस्माइल की उठाने की कोशिश की, उसके साथ वो मुराद सईद और भी उनके साथ अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे जिन्होंने डाइस का घेराव किया हुआ था। मैं आपके जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपके प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो जरा वो दिखाएं असेंबली का माहौल जो उस वक्त भी पीटीआई ने खराब किया था। लेकिन हमने गाली नहीं दी, हमने किसी बाजे नहीं बजाए, हमने सीटियां नहीं मारी, हमने आपको माओ बहनों की गाली नहीं दी, हमने तदब्बर के साथ उसको हैंडल किया। ये आपको डॉक्टर साहब किसने कहा कि आप मेरे से पॉलिटिकली इख्तिलाफ रखें, वो आपका हक बनता है, आप बिल्कुल मर्जी अंदाज से बयान करें। आपको ये राइट नहीं है कि आप मेरी माँ बहनों को गाली। आबिद साहब फर्ज करते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि उस वक्त अली नवाज अवान के साथ शेख रोहेल असगर की जगह ऐवान में आप होते, तो क्या आप वही रिएक्ट करते कि आप भी उसी तरह गाली का जवाब गाली से देते? आबिद साहब देखें गरीदा, पहले तो गाली का कल्चर पार्लियामेंट के अंदर होना नहीं चाहिए, ये बड़ी कैटेगोरिकली मैं इसको कह रहा हूँ कि किसी किस्म की गालम गलोच, ठीक है इख्तिलाफ राय रखें, आप वो जरूर रखें, लेकिन मैं आप वो वीडियो देखें, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा कि कौन है। मैं पार्लियामान का तकद्दुस मेरे लिए सबसे अहम है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल उस पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ। मैं 15 साल। आबिद साहब फर्ज करें शेख रोहेल साहब की जगह आप होते, अली नवाज अवान या कोई भी ABC कोई आपको गाली निकालता, आप क्या करते? आप खामोश रहते थे? आप मैं उसका मुंह तोड़ देता जो मेरी माँ बहन को गाली दे। जब मैं अपनी जुबान के लबकुशाई नहीं कर रहा किसी को गरीदा, मेरी माए बहनी मेरी बेटियां नहीं है, किसी की कैसे जुर्रत है कि मुझे गाली दे दे? मैंने आपको पहले कहा गाली का कल्चर, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन गाली जिस तरह वहां पर 3 दिन बकी गई, वो जिसने भी बकी है वो रिकॉर्ड का हिस्सा, उसे आप भी कंडेम करेंगे, मैं भी कंडेम करूंगा।
लेकिन मैंने आपको कहा है कि कोई आप भी रोई थी जब आपके साथ बदतमीजी हुई थी, याद है आपको कि नहीं याद था कि आपके साथ मुल्तान के जलसे की बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्तान के जलसे की बात कर रहे हैं आप। मैं आपको वो रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूँ कि ये माओ बहनों की इज्जत करना हम सबका। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दें। बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और गाली का कल्चर जिसने शुरू किया है आप उसको कंडेम करें, मैं गालियों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें। मैं जिस सवाल का जवाब लेना चाह रही हूँ, या आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है कि दोनों जमातें, बड़ी जमातें अपनी जिम्मेदारी लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, गाली के कल्चर को कंडेम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में कंडीशन लगा रहे हैं कि किसी और ने अगर ऐसा किया तो फिर हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो फिर ऐवान का माहौल ठीक रहने का जिम्मेदार कौन होगा, इसका मजीद जवाब लेने की कोशिश करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उस्मान डार साहब, आपने तफसील से बात सुन ली आबिद शेर अली साहब की। जिम्मेदारी आप दोनों ले रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं भी ले रहे, तो फिर आगे मामलात कैसे ठीक होंगे? फिर तो इसी तरह चलता रहेगा, फिर हमें कोई और इस तरह की एपिसोड नजर आएगी, या खुदा ना खास्ता इससे भी बुरी सूरत हाल नजर आ सकती है। उस्मान डार साहब देखिए रीदा, एक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आबिद शेर अली जरूर कंडेम करेंगे जो रहेल असगर ने अल्फाज इस्तेमाल किए पंजाबियों के हवाले से, लेकिन मुझे हैरानगी है कल से, और जबकि ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे मुख्तलिफ टॉक शोज में एक भी नून लीग वाला नहीं अभी तक मिला जिसने कहा हो कि उन्होंने गलत किया। तो एक तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं आबिद साहब तो कंडेम कर रहे हैं, आबिद शेर वो अली ये जरूर कह रहे हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं कि कोई और करेगा तो फिर मैं भी जवाब दूंगा, मैं भी मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन वो तो कौन तय करेगा कि अली अमान ने पहले गाली निकाली है, इन्होंने निकाली, आपके सामने है। अली गोहर जो है वो किस तरह की जुबान इनके इस्तेमाल कर रहे थे, क्या था। खैर मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं असल बात पे आना चाह रहा हूँ जो अभी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है आबिद शेर अली ने। बड़ी अच्छी बात है आबिद शेर अली साहब के आप एहतजाज करें, अवाम के हक के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गालियां ना निकालें, एहतजाज करें, मसाइल की निशानदेही करें। मैं तो ये कहूंगा कि आप लंदन में बैठ के क्यों कर रहे हैं एहतजाज या अवाम के मसाइल की निशानदेही? आप और मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए, अपनी जमात के साथ खड़े होकर एहतजाज करें। मजा तो तब है अगर आपके दिल में इतना ही दर्द है पाकिस्तानियों का, तो फिर लंदन में आप बैठ के क्या कर रहे हैं? यूके के मौसम के मजे ले रहे हैं, पाकिस्तान में 50 डिग्री गर्मी में हम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मुल्क जो आप लोग तबाह करके लंदन में बैठे हैं अपने लीडर के साथ ठंडी हवाएं ले रहे हैं, यहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हम जैसे लोग मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान को ट्रैक पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान ट्रैक पे ना चढ़े। मुआशी तौर पे तबाह हाल पाकिस्तान जो इन्होंने हमें दिया, गरीदा उसकी तकलीफ है इन्हें कि आज मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आज किस तरह अवाम दोस्त बजट पेश कर दिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसकी हुकूमत ने, ये बुनियादी वजह थी तो इस बजट सेशन में हुल्लड़बाजी करने की। बजट को अवाम दुश्मन कह रही है, वो कह रही है पेट्रोल की नहीं मानेंगे, पेट्रोल आप महंगा कर चुके हैं, देखें चीनी महंगी, आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी। इससे ज्यादा बदकिस्मती इस मुल्क की क्या हो सकती है कि ये वो अपोजिशन है जो मिसालें देती है हिंदुस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, वाह वाह वाह, और जब पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाती है तो अफसोस करते हैं, गमजदा हो जाते हैं, यार इमरान खान कामयाब हो जाएगा तो हमारी सियासत की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये फिक्र खाई जाती है इनके ज़हनों में। ये इनका असल प्रॉब्लम ये बुखलाहट का शिकार है। आपने अगला इलेक्शन लड़ना है, आपने अगला इलेक्शन लड़ना है उस्मान डार साहब, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आप अपने हल्के के लोगों के पास जाते हैं, वो आपसे महंगाई का शिकवा नहीं करते, महंगी बिजली का, महंगी गैस का, अफराते ज़र का, फूड इन्फ्लेशन का, किसी चीज का शिकवा नहीं करते आपके हल्के के लोग आपसे? चले देखिए, जो इन्फ्लेशन की आप बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कोरोना पेंडेमिक भी उसमें से एक है। या तो आप मुझे बताएं हिंदुस्तान में महंगाई नहीं हुई, बांग्लादेश में नहीं हुई, बरतानिया जिसमें ये बैठे हैं आबिद शेर अली, दिल पे हाथ रख के बताएं
کہ یہ 100 پاؤنڈ کی جو چیزیں لیتے تھے ویکلی جا کے 120 پاؤنڈ کی مل رہی ہے. دیکھیں ہلکے کے لوگ نہیں کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ الحمدللہ سیالکوٹ کو میگا پروجیکٹس دیے ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیالکوٹ کو اربوں روپے کے پروجیکٹس دیے ہیں. جن محرومیوں کا سامنا رہا سیالکوٹ کے لوگوں کو, اربوں روپے ٹیکس جمع کراتے تھے, ہر سال 10 ارب سے زیادہ کا ٹیکس جمع کرانے والا میرا شہر سیالکوٹ, جسے میجا نظر انداز کیا گیا. آج عمران خان نے انصاف کیا سیالکوٹ کے لوگوں کے ساتھ, اس لیے لوگ خوش ہیں. وہاں پروجیکٹس ہو رہے ہیں, تعمیر و ترقی کے کام ہو رہے ہیں, ہاسپٹلز مل رہے ہیں, یونیورسٹیز مل رہی ہیں, پینے کا صاف پانی مل رہا ہے, سیوریج سسٹم مل رہا ہے. انہوں نے کیا دیا ہے؟ 100 ارب سے زیادہ ٹیکس جمع کرایا شہباز شریف کے دور میں سیالکوٹ کے لوگوں نے. 10 روپے نہیں دیے شہباز شریف نے سیالکوٹ کے لوگوں کو. اچھا. اس لیے انہیں فخر ہے. ہمیں تو کوئی کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہیں ہے اپنے حلقے کے لوگوں میں. میں ہر ویکینڈ پہ جاتا ہوں, لوگوں میں ہوتا ہوں. ہم کہاں چھپتے پھر رہے ہیں؟ چھپ تو یہ عابد شیر علی رہے ہیں. ان سے پوچھیں یہ لندن میں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں. اچھا, قوم جاننا چاہتی ہے عابد شیر علی سے, بابا واپس آؤ. میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ کہاں ہے؟ بال ٹو بال پاکستانیوں یہی عابد شیر علی کمنٹری کرتا تھا بیٹھ کے, پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے ہیں, نیچے ہو گیا. پچھلے 1.5 سال سے ان سے رپورٹیں مانگ رہے ہیں. میاں صاحب کی رپورٹیں دے دو, رسیدیں تو دی نہیں اپارٹمنٹس کی. چلو یار ان کی صحت کی کوئی رپورٹ ہی دے دو, قوم کو یقین آ جائے کہ وہ واقعی بیمار ہے. اچھا, اس کا جواب ہے ہی نہیں ہے. اس کا جواب لیتے وہاں بیٹھے ہیں لندن میں بیٹھ کے پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں. عابد صاحب رسیدیں آپ لوگوں نے دی نہیں, کم از کم رپورٹیں ہی دے دیں, میڈیکل رپورٹیں ہی دے دیں. عثمان ڈار صاحب مانگ رہے ہیں. یہ غریدہ پاکستان کی قوم ان چوروں کو دیکھ کر ہنس رہی ہوگی کہ یہ چور جواب نہیں دیتے. یہ ایسے سمارٹ قسم کے چور ہیں کہ یہ چوری کر کے ڈاکو کو نکال دیتے ہیں, پھر ڈاکو کو لا کر این آر او دیتے ہیں, پھر این آر او کو نیب کے اندر ڈرائی کلین کرتے ہیں, پھر ڈرائی کلین کر کے پھر وہ کسی دوسرے چور کو بٹھا دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ عثمان ڈار نے کبھی زندگی میں آٹا خریدا جا کے بتا دیں؟ عثمان ڈار نے کبھی ٹماٹر خریدے دکان میں جا کے؟ یہ ڈار صاحب نے کبھی پیاز خریدا جا کے؟ ڈار نے یہ کبھی خریدا کہ جو غریب 150 روپے کی مرغی لیتا تھا آج وہ 510 روپے کی مرغی لے رہا ہے؟ عثمان ڈار یہ بتا سکتے کہ گوشت آج لوگ 1300 روپے کلو کے لوگ گوشت نہیں کھا سکتے. عثمان ڈار یہ جواب دے گا اپنے گریبان میں جا کے, اپنے گھنونے گریبان میں جا کے کہ لوگ آج بجلی کا بل کیوں نہیں دے پا رہے. اس نے ایک چیز کا جواب نہیں دیا. اس کو تکلیف ہے اس کی حکومت کو, نواز شریف تمہاری قبروں تک تمہیں یاد آئے گا. نواز شریف کو اس نے تمہیں, آج تم اسی نواز شریف کی دی ہوئی موٹر وے پہ سیالکوٹ سے لاہور اور اسلام آباد آتے ہو, وہاں پہ تمہیں ڈار صاحب شرم تو آتی ہوگی. جب پھر ادھر سے آ کے تم اسلام آباد دوسری موٹر وے پہ آتی ہو پھر بھی تمہیں شرم آتی ہوگی. ڈار صاحب شرم تو آتی ہوگی آپ کو, کیونکہ آپ نلائکوں نے کچھ نہیں کیا. پاکستان آؤ, میری بات کا جواب, پاکستان کو آؤ نا, میری بات کا جواب دو. پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں بھائی, یہ بتاؤ پاکستان کب آنا ہے؟ یار لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی بات نہیں کرو. پاکستانی آپ پہ ہنس رہے ہیں, پاکستانی آپ پہ ہنس رہے ہیں. انہی موٹر وے سے پیسہ بنا کے لندن چھپایا تھا تو در بدر ہو رہے ہو یار. پاکستان آؤ نا یار, پاکستان آؤ, پاکستان آؤ نا. لندن میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو, لندن میں بیٹھ کے پڑھ کے لگا رہا ہے یار. آ جاؤ, میں نے آپ کو آرگیو کیا, لندن میں بیٹھ کے پڑھ کے لگا رہا ہے بھائی میرا. آ جاؤ ادھر, نہیں کچھ کہتے, آ جاؤ یار. آپ شیر علی آ جاؤ, نہیں کچھ کہیں گے یار, کیا ہو گیا؟ آ جاؤ پاکستان. ایک منٹ عثمان ڈار صاحب, ایک منٹ. عابد صاحب کو ذرا جواب پورا کرنے دیں, عابد صاحب کو جواب پورا کرنے دیں. اور عابد صاحب وہ بار بار آپ سے سوال کر رہے ہیں ذرا فرینڈلی انداز میں کہ جی آپ پاکستان آ جائیں. وہ بار بار آپ سے جواب مانگ رہے ہیں فرینڈلی انداز میں. نہیں غریدہ, اس کو بڑی شوق ہے آنے جانے کا. یہ اپنی پکڑے جہانگیر ترین کو, ان کی پینٹ گیلی ہو جائے. ان کی ہمت نہیں ہے جہانگیر ترین کو, پھر ڈائیلاگ کرتے ہیں, پھر اپنے ایف آئی اے کے افسروں کو تبدیل کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, جو کمیشن کی رپورٹ آئی ندیم بابر سے, کسی ڈاکو چور نے پوچھا کہ پاکستان کے اربوں روپے جو تم نے کھائے ہیں وہ کدھر ہیں؟ جہانگیر ترین کدھر ہے؟ مجھے بتائیں کہ اتنے میگا کرپشن, وہ بڑے بھاشن دیتا تھا عمران خان, یہ اپنی اے ٹی ایم مشینوں کو کبھی نہیں پکڑے گا. علیم خان کی والدہ کے نام پر 80 کروڑ روپے کی کیٹی ہوئی خریدا. میری بات سننے, ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں,
अलीम खान की मां के नाम पर 80 करोड़ रुपए की टीडी पकड़ी है, उसको क्यों नहीं पकड़ता? ये कभी बात नहीं कर सकते, ये चोर ये है। जो इल्जाम आप लगा रहे हैं, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं आप अलीम खान, मैं जो बात कर रहा हूँ गरीदा रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज मुझे डर बताता क्यों नहीं है बिजली की कीमत कैसे महंगी होगी? बताए ये क्यों नहीं बताता? हमने उसको कैसे 7.5 रुपए फी यूनिट रखा हुआ था, ये 22.5 रुपए पे ले गए लोग। आज इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे शहरों में, मेन शहरों में 3.5 4 घंटे की लोड शेडिंग है, डूब के मर जाओ तुसी। आपने लोगों को फिर अंधेरे में डुबो दिया, आपने बिजली की लोड शेडिंग फिर पाकिस्तान को दे दी। अच्छा। आप मुझे बताएं कि गरीदा इन्होंने पाकिस्तान को दिया क्या है? मुझे एक इस शख्स से बता दें। महंगाई, बिजली, बेरोजगारी, इन्होंने अपनी भूख मिटाई, इन्होंने अपनी बेरोजगारियों को खत्म किया। ये सारे सियासी बेरोजगार हैं, इनकी दिहाड़ियां नहीं दिहाड़े लगे हुए हैं। जाके पूछे जाके। अच्छा, ये सवालों के जवाब लेते हैं उस्मान डार साहब से लेते हैं। एक मिनट, किसी गरीब आदमी से पूछे कि जिसको 30,000 रुपए पंखा चलाने का बिल आता है। डार साहब तो बड़ी एसी की गाड़ियों में बैठते हैं, बड़ा घूमते, 6 एसी इनके घर में एक कमरे में चलते होंगे, इनको बिल जितना आता है। मुझे बताएं कि क्या जो सरकारी मुलाजिम है, जो पाकिस्तान का किसान है, गरीब है, 30,000 पंखा चलाने वालों को बिल आता है। अच्छा, ठीक। आबिद साहब, नहीं करेगा? आबिद साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे ब्रेक लेने दें, वापस आते हैं। इन सवालों के जवाब उस्मान डार साहब से लेते हैं और डार साहब फिर वही कहेंगे कि जो सवाल वो आबिद साहब से कर रहे थे उनका जवाब तो ले लें। सो दोनों पार्टी से, दोनों फरीकैन से जवाब लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक जी। उस्मान डार साहब दो जी जवाब आबिद शेर साहब के सवालों का दो जी। देखिए, अगर आबिद शेर अली मुझे बता देता कि ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा तो शायद मैं सवाल ही नहीं करता। लेकिन आपके व्यूअर्स भी सुन तो लो ना यार भाई मेरे, और सुन तो लो ना। अच्छा चले ना आना कोई मसला नहीं, अच्छा सुन तो लो ना। मेरे आने से आपने चोरों को पकड़ लेना है। अच्छा सुन ले मेरे भाई, अच्छा सुन लो यार, मुझे बता दें। चल यार कोई नहीं यार, कोई मसला नहीं। अच्छा मैं कर रहा हूँ ना बात, मैं बात कर रहा हूँ। चल ठीक है, मेरी बात पता है क्या? अच्छा सुन लो, वो मैंने ऐसे ही नफ्स बात ही ऐसे यार। चलो करो मौज मस्ती यार, लंदन में करो मौज मस्ती, कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ और दोनों तुम मौज मस्ती तो कर रहे हो वहां बैठ के। बड़ा शौक था तुम्हारे लीडर नवाज शरीफ को नेल्सन मंडेला बनने का। कौम भी देख रही है कैसा नेल्सन मंडेला लंदन की ठंडी हवाओं में मौज मस्ती कर रहा है और कहता है मैं नेल्सन मंडेला हूँ जी। सुन तो लो ना यार, अब मैंने सुनिए ना। अच्छा यार मेरी सुन तो लो यार, सुन तो लो ना। अच्छा मेरी सुन लो आबिद साहब जवाब दे, मेरी जात हाजिर है मेरे भाई। यार सुन लो ना, हौसला रखो, अब हौसला रखो, अब भाई हौसला रखो। अच्छा आबिद साहब, आपके सवालों का जवाब दे दें फिर आपके पास आती है उस्मान डार साहब। उससे क्या गुर्बत की बात करे, महंगाई पे पेट्रोल अभी देखे बजट का पूरा आ रहा हूँ ना, और भाई इधर ही आ रहा हूँ, उस्मान डार साहब इधर ही आ रहा हूँ, उस्मान डार साहब वो कह रहे हैं कि आपके लिए मेरा पाकिस्तान आना ज्यादा अहम है या गरीब की जिंदगी बेहतर करना अहम है, ये कह रहे हैं आबिद साहब आपको। इसका इसलिए पाकिस्तान आना अहम है कि इसको शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस महंगी बिजली की आबिद शेर अली बात कर रहा है, रात के अंधेरे में मुकमका करके डॉलरों में महंगे प्रोजेक्ट के सौदे इन्होंने किए। दुश्मन भी यरीदा पाकिस्तान। सुनो गौर से, चुप सुनो, मेरी बारी है, सुनो 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 हौसले से, खामोश मुंह बंद और कान खुले रखो, जरा मुंह बंद और कान खुले रखो। मत ना देखो ये गरीदा इस तरह हो सकता। मेरी बारी है। आबिद साहब मेरी गुजारिश सुन लीजिए, सुनो ना, डार साहब को जवाब देने दें फिर आपके पास आते हैं। और भाई हौसला रख, मेरी जान लंदन में बैठ के भड़के नहीं लगाओ, इधर आओ पाकिस्तान। आबिद शेर अली लंदन में बैठ के भड़के नहीं लगाओ, पाकिस्तान आओ। अगर मर्द हो ना, अगर मर्द हो तो पाकिस्तान आ। ये लंदन में बैठ के भड़के लगा रहे हैं।
कर रहा है। इधर आओ ना यार, अच्छा इधर आओ, पाकिस्तान आओ। कौन देख रही है? गरीदा के नाज़रीन भी हंस रहे होंगे। ये बंदर की तरह जो उछल कूद कर रहे हो ना पाकिस्तान आके, ये बंदर वाली उछल कूद करो यार। लंदन बैठा हुआ है, बढ़ के मारा हुआ है, चले इसको सुन लो। आबिद साहब एक मिनट, आबिद साहब की मुर्गी देंगे, आबिद साहब, आप ऐलान करेंगे आबिद साहब मेरी गुजारिश सुन लें, आपको 450 रुपए किलो देंगे, अभी आ जाता हूँ। आबिद साहब मेरी गुजारिश सुन ले, आपका यही पॉइंट उस्मान डार साहब जवाब देना चाह रहे हैं, उनको जवाब मांग रहा हूँ, तो जवाब देने तो दे। मेरा भाई मेरे पे जवाब तो दे। मेरे भाई उसके साथी मेरे भाई सुन तो लो, मुझे पाकिस्तान की भाई आबिद साहब आप फुल फॉर्म में हैं, आबिद साहब आज फुल फॉर्म में हैं। डार साहब आपको नहीं बोलने देना, आपसे जवाब लेना है, लेकिन आपको बोलने नहीं देना। आबिद साहब बोले, मुझे जवाब दे, मेरे पे चोर है ना, ये डाकू है, ये चोर है, ये तकलीफ हो रही है इसे। डार साहब ये चोर है पाकिस्तानी हो, ये डाकू है, इसलिए भागा हुआ है। ये आबद डाकू चोर भागा हुआ है, कमिश्नें खाई हैं बिजली के मंसूबों में, महंगे प्रोजेक्ट्स में, इसलिए भागा हुआ है। पाकिस्तान आओ ना, अगर तुम डाकू नहीं हो, तुम चोर नहीं हो, तो पाकिस्तान आओ। तुमने डाका नहीं डाला तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? और अपने नाम की लाज रख लो, आबद गीदड़ नाम रख लो अपना, आबद गीदड़। आबद शेर अली नाम रखा हुआ है। भाई पाकिस्तान आ रहे हो ना, तो डाका नहीं डाला। तूने लंदन क्यों बैठे हुए हो? तुम लंदन क्यों बैठे हो, सिर्फ ये बता दो। मैं सिर्फ ये सवाल पूरे प्रोग्राम में पूछूंगा, इसको पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? गरीदा से पूछो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट, आबिद साहब, आबिद शेर अली साहब, आबिद शेर अली साहब, एक मिनट, सिर्फ आपसे गुजारिश है, 1 मिनट के लिए सिर्फ जवाब देने डार साहब को, फिर आपकी तरफ आ रही है। जवाब दे। अच्छा सिर्फ एक मिनट, आबिद साहब आप बीच में जरा जवाब भी तो दे रहा हूँ, जवाब भी तो दे रहा हूँ, हुक्म हो गया। गुजारिश है आपसे, डार साहब क्विकली जवाब दें, आपका हुक्म हो गया, गुजारिश। देखिए गरीदा, देखें मुझे कम से कम ये खुशी है कि आपके नाजरीन देख रहे हैं कि ऊपर से चोर और चटर है ये। मकसद डाका खुद डाला बिजली के महंगे मंसूबों पे। अगर इसमें इतनी गैरत है तो कुरान पाक सामने रखे लाके और हल्फ दे के बिजली के महंगे मंसूबे इस आबद शेर अली और इसके लीडर नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने, वो कह रहे हैं कि हमारे दौर में 7.5 अरब रुपए के आज कैपेसिटी चार्जेस इनकी वजह से हैं। इतनी बेरहमी के साथ इस मुल्क को लूटा, दोनों हाथों से लूट के लंदन भागे हुए हैं। इसको पता है कि इसने कमीशन खाई है, इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। अगर ये डाका ना डाला हो, चोरी ना की हो, तो आज ये पाकिस्तान प्रोजेक्ट साबित करे, पूछो भागा क्यों है? सवाल दिलवाए। डार साहब आपने अवाम में आकर अवाम की बात करो, डार साहब और अवाम में आकर अवाम की बात करो। अच्छा डार साहब आपने कहा ना कि डार साहब मेरी गुजारिश सुने, आपने कहा कि कुरान पे हाथ रख के कहें, वो सामने कुरान पाक ले भी आए हैं, हालांकि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उसी वक्त ले आए और वो कह रहे हैं कि जी हमारे दौर में 7.5 रुपए थी। मैं तो पढ़ता रहता हूँ, ये देखे 24/7 किसका था? कहाँ देके गए? 1400 अरब का एनर्जी का सर्कुलर डेट इन लोगों की वजह से आया। आज भी एनर्जी में क्राइसिस है, नुकसान हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है। कोई एक प्रोजेक्ट बताओ इमरान खान ने लगाया हो, कोई एक बिजली का प्रोजेक्ट इमरान खान ने लगाया हो, कोई एक मंसूबा महंगा बिजली का। तुम लोग गद्दार हो, गद्दारे वतन हो, भागे हुए हो, भगोड़े हो, भागे हुए हो तुम लोग, भगोड़े हो तुम और तुम्हारा लीडर दोनों। लंदन से घसीट के लाएंगे, फिक्र ना करो, लंदन से घसीट के लाएंगे तुम लोगों को। तैयारी रखो तुम, तैयार रहो तुम भी आबद शेर अली, तुम्हें वहां से घसीट के लाऊंगा। डाकू को, इस लुटेरे को, मैंने कहा वहां से लंदन में पावर प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान, तुमने तो यहाँ नहीं आना, मैं लंदन आता हूँ, तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूँ। दुनिया से सस्ता तरीन ना वहां तक जोर चोर की सजा देंगे, नहीं तो ये अपना मुंह काला करे। डार साहब आपको जवाब मिल गया, वो बता रहे हैं कि हमारे दौर में बिजली कितनी सस्ती थी। मैंने कहा कि इसलिए कि आवाम की जेबों में थी। 1400 अरब का सर्कुलर डेट था, देखें 1400 अरब का गरीबा सर्कुलर डेट था ना, ये तो 1400 अरब का एनर्जी हजारा, इसलिए आबद शेर अली नलायक, आबद शेर अली और इसके नलायक लीडर की वजह से था 1400 अरब का गर्दिशी कर गया।
वो अपनी इतना ही काबल था तो पाकिस्तान में क्यों नहीं रहे? भाग गए हो, यहाँ क्यों नहीं आते हो यार? गरीब आदमी तुम लोगों की तरफ देख रहे बड़ा प्यार है, आते हो नहीं, बाहर से बैठ के जवाब देने सस्ती करनी। मैं पाकिस्तान आंदा चोरा पहले 10 आटा किलो सस्ता करना। मुझे बताएं पाकिस्तान आओ, अगर अवाम की बात करनी है, अवाम की बात करनी है, पाकिस्तान आओ। पाकिस्तान बता नहीं रहा कि अभी तक नहीं बता रहा पाकिस्तान को डाका मारा। ये चोर बता नहीं रहा कि डाका तुम लोगों ने मारा है। ऐसे चोर बता नहीं रहा कि चीनी ने डाके मारे। वो आपको चोर कह रहे हैं, पूछे वो आपको डाकू कह रहे हैं। आबिद साहब जरा क्विकली जवाब दे दीजिए। आप मैं तो पाकिस्तान में हूँ गरीदा, मैं पाकिस्तान में भागा तो ये हुआ डाकू, आबद डाकू भागा हुआ है, नवाज डाकू भागा हुआ है। ये दोनों मस्ती कर रहे हैं वहाँ, पब्लिक का माल लूट कर पौधों में उजाड़ रहे हैं। खाद सस्ती और मेरे भाई कब आना नवाज शरीफ ने कब आना मुझे बता दो। कौम जानना चाहती है तुमने और नवाज शरीफ ने कब आना पाकिस्तान? बताओ तुम दोनों ने कब आना? तुम दोनों डाकू जो यहाँ से भागे हुए हो, वापिस आओ। और दुआइयां डाके मारने वाले चोरों पाकिस्तान से लुटे नहीं तो मैं यहाँ टाइम खत्म हो गया। आबिद साहब और डार साहब, मैं तो इस डाकू चोर से पूछ रहा हूँ बिजली सस्ती करो। अच्छा एक सस्ता करो, टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है। पेट्रोल सस्ता करो। टाइम खत्म हो गया उस्मान डार साहब और आबिद साहब। अलीमा खान को पाकिस्तान लौट डाकू को टाइम खत्म हो गया मेरे पास। आप दोनों तो दोस्त हैं और बड़े हंसते खेलते मजाहिया अंदाज में एक दूसरे को नोक-झोंक कर रहे थे और एक दूसरे के साथ आप सवालात के जवाब ले रहे थे। लेकिन ये मामला तब खराब होते हैं जब यही बहस एक संजीदा रुख इख्तियार करते हुए गालम गलोच तक पहुंच जाती है और मार कुटाई तक पहुंच जाती है। उम्मीद है कि इसी तरह मजाहिया अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में दोनों जमातें एक दूसरे से हिसाब किताब लेती रहेंगी। लेकिन इस वक्त चूंकि हुकूमत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ है तो सवालात उनसे बनते हैं, जवाब उनसे लेने हैं और हुकूमत कहती है कि एहतसाब उसका बड़ा बयानिया है और उसका एहतसाब का जवाब उसने नून लीग से लेना है। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो अवाम जवाब ले रही है बजट के हिसाब किताब का। सो बजट का सेशन चल रहा है और लेट्स हो कि इसी तरह से आराम सुकून के साथ चलता रहे, कोई मजीद हलड़बाजी ना हो। आई सी यू इंशाल्लाह कमिंग वीक। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आबिद शरीफ साहब। आई सी यू कमिंग वीक मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।